हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में, जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। और देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि तुरंत जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के तुरंत बाद आप क्या कर लेंगे जी, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। क्या प्रोसेस रहने वाला है वो एक बार मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि देखिए कौन से भाग में इसका उल्लेख मिलता है। तो आप कहेंगे आपका जो है कौन सा हो जाएगा, भाग 20 हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा है, 368 में इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ आपको ये चीज और ध्यान रखनी है कि देखिए जो संसद है यानी कि जो पार्लियामेंट है, इसको संविधान और इसकी जो व्यवस्था है उसमें क्या है, संशोधन करना यानी कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर चेंज करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम संवैधानिक संशोधन किसे कहते हैं। तो देखिए, संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है कि जब किसी सर्वोच्च विधायी संस्था के द्वारा हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है। वो बदलाव कैसा है, कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ जोड़ा जाता है या कुछ हटा दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, संविधान संशोधन कहलाता है। अब देखिए, हालांकि देखिए जो है संसद कुछ चेंजेस कर सकती है, बट ध्यान रखिएगा ऐसा चेंजेस नहीं कर सकती जो संविधान के हमारे मूल ढांचे को प्रभावित करता हो। हालांकि हमारे संविधान में मूल ढांचे को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आपने केशवानंद जो भारतीय बनाम केरल राज्य था उसमें आपको देखा होगा, वहां से मूल ढांचे का जो है प्रोविजन निकल के आया। आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं होती है। और एक आपने अगर पढ़ा हो आर्टिकल 169, जो कि विधानमंडल के गठन और विधानमंडल के उत्साधन का मतलब होता है समाप्त करना, तो ये भी आपके किसमें नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। और 13 की कोई भी बात जो है 368 के अधीन लागू नहीं होती है। मेनली हमने इनको 3 भागों में जो है विभाजित किया है और प्रत्येक भाग के लिए प्रत्येक जो है क्या है, पृथक प्रक्रिया अपनाई है। हम बात करते हैं साधारण बहुमत की। इस श्रेणी में आर्टिकल जो है 169 और 239 के आते हैं। इसमें संशोधन के लिए क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि संसद का साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। और इन आर्टिकल को अनुच्छेद 368 के क्षेत्र से जो है क्या है, अलग रखा गया है, क्योंकि ये जो विषय है कोई विशेष संवैधानिक महत्व के नहीं होते। विशेष बहुमत की बात करेंगे, इसमें संविधान के जितने भी मतलब सभी ऑलमोस्ट उपबंध आते हैं जो नंबर 1 और नंबर 3 में सम्मिलित यहाँ पर नहीं होते हैं। अब हम बात करें इन प्रोविजन के संशोधन के लिए, केवल संशोधन का क्या आवश्यक होता है, तो विशेष बहुमत आवश्यक होता है। अर्थात राज्य के उपस्थित और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका क्या है, 2/3 बहुमत होना, यहाँ पर हम विशेष बहुमत कहेंगे। साथ ही साथ देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। तो इस श्रेणी में कौन से उपबंध आते हैं, जो संघात्मक ढांचे से संबंधित होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रोविजन होते हैं, इस प्रोविजन की अमेंडमेंट के लिए सबसे कठिन प्रोसेस अपनाई गई है। और इसमें संशोधन के लिए क्या जरूरी है, तो संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत और कम से कम 50% राज्यों के क्या है, विधानमंडल का अनुसमर्थन। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, विशेष बहुमत वाला। संशोधन प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कैसे है, तो 368 में प्रक्रिया भी बताई गई है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या होगा, जब हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो संसद जो संशोधन है उसका प्रोसेस रहने वाला है कि देखिए यहाँ पर संसद के कौन सी की बात करेंगे, संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, जो कोई भी विधेयक है तो हम कहेंगे उसका जो पेश करना एक तरीके से कह सकते हैं, प्रस्तुत करना एक तरीके से कह सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी आती है कि देखिए ये तो बात आपको समझ में आ गई कि आरंभ किसी भी सदन में हो सकता है। ठीक है, अब कौन कौन पेश कर सकता है, कोई मंत्री या गैर सरकारी मंत्री। मैडम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि देखिए जी बिल 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आपका निजी विधेयक हो सकता है, एक आपका सरकारी बिल हो सकता है। मतलब बिल को ही हम हिंदी में विधेयक कहते हैं। तो निजी को ध्यान रखिएगा, सरकारी जो बिल होता है उसे हमेशा कौन पेश करेगा, मंत्री ही पेश करेंगे। जबकि निजी जो होता है उसे क्या कर सकते हैं, जो गैर मंत्री होंगे वो क्या है, निजी बिल को पेश यहाँ पर कर सकते हैं। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके काम की है,
कि यहाँ पर ऐसा कोई जो बिल होता है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। साथ ही साथ जो बिल होगा उसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना जरूरी होता है और बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान के द्वारा होना चाहिए। अब प्रत्येक सदन में जो बिल होगा उसको अलग अलग पारित करना जरूरी है। और यहाँ पर एक खास बात और है, अगर देखिए किसी भी प्रकार का दोनों सदनों में डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल 108 ये कहता है कि यहाँ पर संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन ध्यान रखना अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर अध्यक्षता करेगा। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तब क्या जरूरी है, तब वहां पर आधे राज्यों के जो विधानमंडल है इनसे भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। और यह बहुमत कैसा होगा, तो सदन में जो उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो, संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर और राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक होगा फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसको भेजा जाएगा। फिर राष्ट्रपति विधेयक को क्या है, सहमति दे सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब इसके बाद न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास क्या हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कब, जब कोई मामला संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो। और राष्ट्रपति की सहमति के बाद कोई भी विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि संविधान में अधिनियम की तरह इसका क्या कर लिया जाएगा, यहां पर समावेश कर लिया जाएगा, ये तो आप जानते हैं। संशोधन के प्रकार, स्पेशली 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है आर्टिकल 368, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर। लेकिन कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं जो कि संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित और जो मतदान करने वाले हैं यानी कि साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। हालांकि ये 368 के अंतर्गत इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब देखो, संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैडम अपन यहाँ तो अलग बात कर रहे हैं, तो ये देखो 368 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की। लेकिन वैसे कैसे हैं, तो यहाँ पर देखो 3 प्रकार से भी हो सकते हैं। एक तो साधारण बहुमत से हो सकते हैं, विशेष बहुमत से हो सकते हैं और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की जो है विधानमंडल की संस्तुति के बाद यहाँ पर हो सकते हैं। अब साधारण बहुमत की बात करेंगे, उसमें कौन से आते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत और 368 की सीमा से बाहर है ये जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये एग्जाम में पूछे गए कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। नए राज्यों का निर्माण, दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति राज्यपाल इनसे रिलेटेड जो विशेषाधिकार भत्ते की बात करते हैं, विधान परिषद का निर्माण, ये तो मैंने अभी बताया था आर्टिकल 169 हो जाएगा। संसद में गढ़ पूर्ति मतलब कोरम की बात कर रहे हैं, वेतन भत्ते, इनके सदस्य समितियों का विशेषाधिकार, प्रक्रिया नियम, तो ये जो है आपके साधारण बहुमत के होते हैं जो कि 368 का पार्ट नहीं, ये सारे वही है। जैसे संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है, नागरिकता की प्राप्ति, विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये आपको ध्यान रखना है। संसद के विशेष बहुमत की बात करेंगे। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि विशेष बहुमत किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के जो टोटल सदस्य हैं उनका बहुमत और जो सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले जो 2/3 है उसकी बात करें। अब जैसे मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मामला है, डीपीएसपी से है, या ऐसे कोई प्रोविजन है जो कि पहले और तृतीय श्रेणी में शामिल नहीं है। और विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति का मतलब क्या हुआ, अब ये कह रहे हैं मान लो कोई नीति की संघीय ढांचे से संबंधित कोई संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के बाद से उनको मंजूरी मिली हो। यदि एक, कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो भी उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। आधे राज्य उन्हें अपने में संस्तुति देते हैं और औपचारिकता यानी कि जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, पूरी यहाँ पर हो जाती हैं। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों की कोई समय सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं है। अब इसके अंदर कौन से आएंगे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राज्य की कार्यपालिका शक्ति और राज्यों के बीच जो विधायी शक्ति का वितरण है जो केंद्र और राज्यों के बीच में, संसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची, 368, माल एवं सेवा कर परिषद। और भारतीय संविधान में कुछ जैसे इंपॉर्टेंट संशोधन की बात करेंगे तो इसकी क्लास वैसे तो मैं अलग से लूंगी, देखिए बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट, बस कुछ कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसका पार्ट 2 फिर मैं लेके आ जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना। जैसे देखो पहला संविधान संशोधन ये 1951 में हुआ। अब क्या क्या हुआ इसके साथ चेंजेस, देखो कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था, कौन सा संविधान संशोधन पहला हो जाएगा।
भूमि सुधार न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए जो कानून हैं उनको 9वीं सूची में स्थान कौन सा हो जाएगा? पहला संविधान संशोधन। सामाजिक और आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की गई, जैसे लोक आदेश, विदेश राज्यों का दोस्ताना संबंध, अपराध के लिए भड़काना। तो ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर चेंजेस किए गए। 7वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति और इनके स्थान पर 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति दी गई। जो हमारे यूटी हैं उनमें उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों की भी सामूहिक न्यायालय मतलब साझेदारी हो सकती है हाई कोर्ट की, ये किया गया है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय में जो अतिरिक्त न्यायाधीश है और जो कार्यकारी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की व्यवस्था की गई। और देखिए इसके साथ और क्या हुआ था, इसके साथ अगर आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर जो राज प्रमुख का पद है, राज प्रमुख का जो पद है इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम था राज्यपाल। इसी के साथ ही एक ही राज्यपाल को क्या किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनके बीच में क्या है अपॉइंट किया जा सकता है। ये भी 7वें संविधान संशोधन। यही नहीं, इसके द्वारा जो लोकसभा की सीटें हैं क्या है, इसके द्वारा जो लोकसभा की सीटें हैं वो 500 से बढ़ाकर कितनी की गई थी, 500 से बढ़ाकर 525 की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। एक आपने जो है पढ़ा होगा आर्टिकल 237, वो भी इसके द्वारा निश्चित किया गया था। ABCD कैटेगरी समाप्त की गई थी, 7वें संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन भारत पाक समझौते के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबाड़ी संघ के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण, ये 9वां संविधान संशोधन था। 10वां संविधान संशोधन दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ना। मतलब अभी बहुत सारे हैं बट चूंकि ये 10 मिनट में कंप्लीट तो फिर उस हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, तो इसका सेकेंड पार्ट के साथ कल मैं आपको मिलूंगी। तब तक के लिए यहाँ पर आपको पार्ट 1 ही देखना है। लेकिन देखिए मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि आप इससे जुड़ा हुआ कुछ देखना चाहते हैं कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो ऐप डाउनलोड करना है, RS कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, फ्री कोर्स में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा 10 मिनट शो। इस 10 मिनट शो में बच्चों आपको 2 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो क्विज मिल जाएगा इसी का, एक मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे सेशन होता है जिसका संडे को टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर ऐप में मिल जाएंगी। अब देखिए खास बात क्या है, अब चूंकि होली भी है और होली पे हम आपके लिए जो है क्या है कुछ सरप्राइजेस है ना, कुछ सरप्राइजेस देने वाले हैं 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कह सकते हैं आपके लिए इतने स्पेशल गिफ्टेड हैं। कैसे हैं? क्योंकि जितने भी हमारे ऑनलाइन बैचेज हैं उसमें आपको अप टू 90% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि देखिए अप टू 6 मंथ का एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिलेगा। और अगर आप मौजूदा कोर्स की यहाँ पर क्या बढ़ाते हैं, वैधता वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो 25% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। आप अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर। ये RS प्रीलियम 2.2 टारगेट बैच ये हमारे 18 दिसंबर से शुरू हुआ है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। साथ ही देखिए प्रीलियम्स और मेंस समग्र बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में आपके अवेलेबल है। और देखिए फाउंडेशन निर्मल बैच 8.2 5 जनवरी से ये बैच शुरू हुआ है। प्राइम फीस और स्टैंडर्ड फीस, इसमें जैसे देखो प्राइम फीस है, क्या डिफरेंस है यहाँ पर, जैसे अपकमिंग हमारा MCQ बैच आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज अगर आपकी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। उसमें आपकी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, करंट अफेयर्स के सेशन है, लगभग 7 दिन जो है आपकी प्रत्येक दिन आपकी लगभग जो है क्या है 7 घंटे क्लासेस चलने वाली हैं। तो ये सारे फीचर्स इसके हैं। निर्मल 2 इंग्लिश मीडियम, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक तरीके का रामबाण है। यहाँ पर देखिए RPSC EORO एग्जाम, फतेह बैच 2.2 और इसी के साथ ही देखिए अब आपको जो भी आपका जो मनपसंद बैच है आप अभी इनरोल कर लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो आज ही अपने मनपसंद बैच में इनरोल करें क्योंकि अभी चल रहा है उत्कर्ष होली ऑफर जो कि यहाँ पर आपको केवल और केवल 25 फरवरी से 6 मार्च तक ही रहने वाला है। तो आप जुड़ना नहीं भूलेगा, है ना। उत्कर्ष के साथ आपको कनेक्ट होना है किसी भी बैच में अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं RS की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।